नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता। हमारी पहली खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक यूके बेस्ड एनआरआई जतिंदरपाल सिंह उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया है। जस्सी का नाम दिल्ली में पकड़ी गई 560 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम मारिजुआना की एक बड़ी ड्रग तस्करी में सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने पहले ही 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ के दौरान जस्सी का नाम सामने आया। इसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। जस्सी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर से यूके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ड्रग कार्टेल का मास्टरमाइंड दुबई में जांच में पता चला है कि यह ड्रग सिंडिकेट दिल्ली और मुंबई से ऑपरेट कर रहा था और इसके निशाने पर रेव पार्टीज, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और पॉश इलाकों में रहने वाले लोग थे। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा एक भारतीय नागरिक बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर को अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती में 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की थी और तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत कुमार को गिरफ्तार किया था। जस्सी इस ड्रग्स की डिलीवरी सुनिश्चित करने भारत आया था, लेकिन अब वह पुलिस की गिरफ्त में है और उससे आगे की पूछताछ जारी है। ये मामला एनआरआई समुदाय के लिए चौंकाने वाला और गंभीर चिंता का विषय है। क्या इस ड्रग सिंडिकेट के और भी विदेशी लिंक सामने आएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। आज की अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां भारतीय मूल के सिडनी निवासी बालेश धनकर को 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और नशीला पदार्थ खिलाने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा उन पर बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें रिकॉर्ड करने के भी आरोप साबित हुए हैं। अब 12 मई को अदालत में उनकी सजा की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। सिडनी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जूरी ने 24 अप्रैल को बालेश धनकर को दोषी ठहराया, जब उनके खिलाफ 39 गंभीर आरोपों पर सुनवाई हुई। फैसले के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और न्यायाधीश माइकल किंग की अदालत में पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2018 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बालेश धनकर के अपार्टमेंट पर छापा मारा था, जहां से कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए। गौरतलब है कि बालेश धनकर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी संगठन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 2018 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इस घटना पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष मनोज श्योरन ने दुख जताया और पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बालेश धनकर की हरकतों ने पूरे भारतीय समुदाय को शर्मसार किया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मामला अभी भी अदालत में लंबित है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 मई को अदालत क्या सजा सुनाएगी? क्या यह मामला भारतीय प्रवासी समुदाय की छवि को प्रभावित करेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। हमारी अगली खबर दक्षिण अफ्रीका से है, जहां एक भारतीय मूल के व्यवसायी और उनकी पत्नी के अपहरण की साजिश ने सबको हैरान कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अपहरण की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि खुद व्यवसायी की पत्नी निकली। यह घटना न सिर्फ एक आपराधिक मामला है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर कैसे लालच और साजिश की इस हद तक कोई जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ कादर, जिन्हें बाबू केटेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी 47 वर्षीय पत्नी फातिमा इस्माइल को पिछले हफ्ते प्रिटोरिया में उनके व्यवसाय के पास से अगवा कर लिया गया था। घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और अशरफ को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जांच के दौरान जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। पुलिस के अनुसार
फातिमा ने अपने पति अशरफ के अपहरण की पूरी साजिश खुद रची थी। यही नहीं, वह खुद भी इस अपहरण का हिस्सा बनी ताकि इसे असली घटना का रूप दिया जा सके। इस पूरे षड्यंत्र का मकसद था मोटी फिरौती वसूलना। जांच के दौरान पुलिस ने फातिमा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया, जो इस साजिश में शामिल थे। इसके अलावा एक और आरोपी को पकड़ा गया, जिसके खाते में फिरौती की रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने इस गिरोह के पास से अवैध हथियार, मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन भी बरामद किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चारों आरोपियों पर अपहरण, फिरौती मांगने और वाहन हाईजैकिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस घटना ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों और उनके परिवारों को निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं पर भी रोशनी डाली है। राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को जमानत दी जाती है। पिछले 2 वर्षों में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यवसायियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे वहां रहने वाले एनआरआई समुदाय में चिंता का माहौल है। हमारी अगली खबर एक भारतीय नर्स से जुड़ी है, जिसे यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया 2017 से जेल में बंद थी और अब यमन के राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने उनकी फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। निमिषा प्रिया 2008 में यमन अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए गई थी। वहां उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया और फिर खुद का एक क्लिनिक खोल लिया। लेकिन 2017 में उनके बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी से विवाद हो गया। परिवार का दावा है कि तलाल ने निमिषा के पैसे हड़पने की कोशिश की थी। इस विवाद के दौरान निमिषा ने कथित तौर पर तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस ले सकें, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया। 2020 में एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, जिसे 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बरकरार रखा। हालांकि परिवार को ब्लड मनी यानी दया राशि देकर सजा माफ कराने का विकल्प दिया गया। भारत सरकार ने इस मामले में सहायता देने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उनकी बेटी की जान बचाई जा सके। उन्होंने यमन जाकर पीड़ित परिवार से बात करने की भी कोशिश की है। इस केस ने एनआरआई समुदाय के बीच चिंता बढ़ा दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। परिवार और समर्थकों की कोशिशें जारी है कि निमिषा की मौत की सजा माफ हो जाए। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए। यदि आप हमारी एनआरआई मैटर्स न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार की जानकारी या समाचार देना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे उचित मंच पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल भेजें। धन्यवाद।